हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम द लिविंग वर्ल्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं। भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आसान सा चैप्टर है। एनसीईआरटी से ही आते हैं नीट में क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लैंग्वेज तोड़ मरोड़ के रख दी जाती है जिसमें बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में ये क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो आओ इस वीडियो के अंत तक तुम्हें चैप्टर मस्त वाला क्लियर हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो पहली बात, अपन ने इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहली बात, लिविंग वर्ल्ड पढ़ने वाले हो तो ये तो जान लो लिविंग क्या होता है। सेकेंड थिंग, जब आप सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हो तो भाई उनको प्रॉपरली कैटेगराइज कर दो, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। फिर उनकी कैटेगरीज बनी, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, एंड उनको पढ़ने के लिए अलग अलग टाइप के एड्स हमने बनाए, टेक्सोनॉमिक एड्स। तो पहली बात, जब आपसे पूछा जाए लिविंग क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार लिविंग क्या होता है, बस अपन ये बताते हैं जो चलता है, जो कूदता है, जो खाता है, जो पीता है, जो सूंघता है, एंड ऑल। तो भाई एनसीईआरटी भी यही कह रही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, यानी कि ग्रोथ शो करते हैं। वो रिप्रोड्यूस, अपने जैसे बच्चे बनाते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को फील करते हैं, सेंस करते हैं। जैसे कि हमें ठंड लग रही है, उसके अकॉर्डिंग हम एक सूटेबल रिस्पॉन्स देते हैं, भाई स्वेटर पहन लो, है ना। उसके बाद हमारी बॉडी में लगातार मेटाबॉलिज्म, खाना पीना और ये जो तोड़ना एंड रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग सब मेटाबॉलिज्म में आ गई। हमारी सेल्स रेप्लिकेट करती रहती हैं, सेल्फ रेप्लिकेट करने की एबिलिटी होती है। हमारी बॉडी इंटरनली सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होती है एंड हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट में अलग अलग ऑर्गेनिज्म से इनफैक्ट इंटरनल सेल टू सेल इंटरैक्ट करते हैं एंड देन एमर्ज आउट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ तो हो गई लिविंग की। अब पहली बात मैं तुम्हें एक बताना चाहती हूँ कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इसको करने से पहले तुम्हें 2 चीज़ पता होनी चाहिए। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, एक होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बोले तो अगर तुमने एक कैटेगरी, कोई सा भी कोई तुमने एक प्रॉपर्टी बताई, अगर उस प्रॉपर्टी का बेटा गलती से भी कोई एक्सेप्शन आ रहा है या ऐसा मिलता जुलता चीज़ तुम्हें कोई नॉन लिविंग चीज़ में भी दिख रहा है, कुछ मिलती जुलती फैक्टर नॉन लिविंग में मिल रही, तो भाई उस प्रॉपर्टी को तुम बोलोगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। बट अगर मैंने तुमसे कोई प्रॉपर्टी पूछी और तुमने ऐसी प्रॉपर्टी बताई जिसका ना तो कोई एक्सेप्शन है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, और ना ही वो दूर दूर तक नॉन लिविंग में पाई जा सकती है, तो भाई वो प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो अब तुम्हारे पास 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो रही हैं, तुम्हें याद रखनी है GMRC, जिसमें से सबसे पहली आती है ग्रोथ। अब ग्रोथ ने एक बहुत ही स्टाइलिश लाइन दी एनसीईआरटी में, भाई इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ कह रही है भाई अगर तुम्हारे अंदर मास बढ़ रहा है और नंबर बढ़ रहा है देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ग्रोथ दिखा रहे हो। अब तुम्हें पता है इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए अलग अलग बंदों को आना पड़ेगा। तो हमारे सबसे पहले तो आते हैं मल्टी सेलुलर भाई लोग। मल्टी सेलुलर भाई लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुमने क्या बोला, पहला तो मुझे क्या करना है, इंक्रीज इन मास। बिल्कुल, हम बेशक करते हैं, मास इंक्रीज करते हैं। सेकंड तुमने क्या बोला, नंबर बढ़ाना, हम तो ये भी करते हैं। लो जी, हम तो ग्रोथ करते हैं। इन शॉर्ट हमारे अंदर ये प्रॉपर्टी है। अब मल्टी सेलुलर में भी 2 धुरंधर कौन होते हैं? प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल करते हैं, लो जी हम तो ग्रोथ करते हैं बराबर सेल डिवीजन के थ्रू। पर डिफरेंस क्या आ जाता है, प्लांट भाई लोग ना हमेशा ज़िंदगी की जितना भी टाइम है ना वो मस्त ग्रो करते ही रहते हैं। तो इनका थ्रू आउट द लाइफ स्पैन चलता है, क्योंकि तुम डिटरमाइन नहीं कर सकते ना ये कब तक ग्रो करने वाले हैं। ऐसी ग्रोथ को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट या ओपन ग्रोथ। वहीं बेचारे एनिमल्स के साथ बहुत अन्याय है यार, ये बेचारे ना कुछ ही एज तक, एक सर्टन टाइम तक ही ग्रो करते हैं, उसके बाद तो बस कट जाए, लग जाए, कुछ हो जाए, तब इनकी बॉडी में सेल डिवीजन होगा और बस नई सेल्स आ जाएंगी जो पुरानी सेल्स गई हैं उनको रिप्लेस करने के लिए, बस। तो तुम डिटरमाइन कर सकते हो ना भाई कितने टाइम तक ग्रोथ होनी है। तो इसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ, या फिर हम इसे बोल सकते हैं क्लोज ग्रोथ। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में हमेशा ग्रोथ कुछ स्पेसिफिक जगहों से होती है। याद करो, तुमने पढ़ रखा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहाँ होगी वहीं से ग्रोथ होगी। तो यार ऐसी ग्रोथ तो लोकलाइज्ड ग्रोथ हो गई। वहीं एनिमल्स में देखो यार, दोनों हाथ बराबर ग्रो कर रहे हैं, दोनों पाँव बराबर ग्रो कर रहे हैं, यानी कि इवन ग्रोथ है ना, ऐसी ग्रोथ कहलाती है डिफ्यूज ग्रोथ। तो ये तो हो गई बात मल्टी सेलुलर की। अब हम कटघरे में खड़ा करते हैं यूनिसेलुलर को। यूनिसेलुलर को कहते हैं बेटा चल शुरू हो जा। तो पहला वो बोलते क्या करना था, मास बढ़ाना था। लो जी, मास तो मैं बढ़ा लेता हूँ। बैक्टीरिया खुश होकर कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर लेता हूँ। फिर अपन कहते हैं बेटा दूसरी प्रॉपर्टी है कि तुझे नंबर भी बढ़ाना है। वो कहता है ओके कूल, नंबर भी बढ़ जाएगा, ये लो जी। पर ये क्या हुआ भाई साहब, नंबर बढ़ाने गए थे, ये तो भाई साहब एक्चुअली में डिवाइड ही हो गए। तो ये हमें पता नहीं चला ग्रोथ हुआ कि रिप्रोडक्शन। तो यूनिसेलुलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन
एक्चुअली में म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होता है, पता ही नहीं चलता ग्रोथ हो रहा है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है। पर वहीं तुम मल्टी सेलुलर को देखो, हायर प्लांट्स एंड एनिमल बिल्कुल मतलब मस्त सेपरेट है, पहले ग्रोथ फिर रिप्रोडक्शन। तो मतलब इस हिसाब से हम बोल सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ये। तो अब ये सारी बातें खड़ा खड़ा एक नॉन लिविंग किताब जिस पे धूला जम रहा है वो सुन रही है। वो कह रही क्या चल रहा है भाई, ये लोग जो बातें कर रहे हैं वैसा तो मैं भी शो करती हूँ क्या, मेरे ऊपर बहुत सारी धूल जमी हुई है, इतनी जमे जा रही है, लड़का पढ़ता ही नहीं है जी। तो अगर इंक्रीज इन बॉडी मास को तुम फैक्टर ले रहे हो ग्रोथ के लिए, तो ये किताब कह रही है मेरे ऊपर भी कचरा जम रहा है, मेरा भी वेट बढ़ गया। लो जी, नॉन लिविंग थिंग भी ग्रो कर रही हैं, क्यों, कोई भी चीज़ अक्यूमुलेट हो जा रही है उनके सरफेस पे, उनका वेट तो बढ़ रहा है। तो यार ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग बात हो गई। पहली बात तो ग्रोथ मल्टी सेलुलर में होती है, यूनिसेलुलर में कुछ गड़बड़ हो गई, एंड लो जी नॉन लिविंग में भी ऐसी प्रॉपर्टी है, तो मैं इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो नहीं बोल सकती। पर किसी ने मुझसे पूछा कि अगर अंदरूनी इंटरनल ग्रोथ इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रही हो तो क्या मैं बोल सकती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है बोल लो ग्रोथ को फिर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बट ऐसे ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी अपन नहीं बोल सकते। अब नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बच्चा बच्चा जानता है कि भाई अपने जैसे नए नन्हे मुन्ने बच्चों को बनाना रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो हमेशा किससे करते हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से, जिससे उनके बच्चे यानी कि प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग होते हैं जिनमें वेरिएशन आते हैं और भाई इवोल्यूशन होता है। अब एक और टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, तुम सबको पता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत ही आसान सा तरीका है जिसमें सब बच्चे एक जैसे होते हैं, ज़्यादा वेरिएशन आते नहीं है। एनसीईआरटी कह रही है कुछ ये 4-5 एग्जाम्पल याद कर लो भाई। जैसे फंजाई में असेक्सुअल स्पोर बनते हैं, तुम्हें पता है ना स्पोर सेक्सुअल टाइप भी होते हैं, बट हमेशा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल स्पोर बनते हैं। फिर आते हैं यीस्ट एंड हाइड्रा, ये भाई लोग तो तुम्हें पता ही है, इनकी बॉडी पे छोटी सी बड जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम बोलते हैं बडिंग। फिर याद आ रहा है प्लेनेरिया, भाई गलती से कट जाए तो छोटा छोटा हर एक हिस्सा न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। फिर याद करो कुछ फंजाई में फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस जिनकी बॉडी फिलामेंट जैसी हो, एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस, भाई इन लोगों में होता है फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी और हर एक फ्रेगमेंट आगे जाके बड़ा बन जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब बात आती है कि क्या मैं रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलूँ, ठीक है चलो मैं देख रही हूँ रिप्रोडक्शन अभी तक तो सब में हो रहा है, पर ध्यान से सुनो। पहली बात तो यूनिसेलुलर की अभी तुमने एक लाइन पढ़ी थी, बैक्टीरिया, एल्गी, अमीबा और भी छोटे बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, भाई उनमें तो पता ही नहीं चलता ग्रोथ हो रहा है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है। सिनोनिम्स है, ग्रोथ कहूँ कि रिप्रोडक्शन दोनों बात बराबर है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल का बढ़ना मतलब तो रिप्रोडक्शन भी हो जाता है उनके अंदर। तो भाई यहाँ गड़बड़ आ गई, एक्सेप्शन आ गया रिप्रोडक्शन में। और दुख की बात सुनो, ऐसे कुछ कपल्स होते हैं इनफर्टाइल ह्यूमन कपल जो बच्चा करना चाहते पर उन्हें तो बच्चा हो ही नहीं रहा। ये म्यूल भाई लोग खच्चर बेचारे काम ही करते रहते हैं, रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पाते हैं, है ना, इनकी बॉडी में रिप्रोडक्शन का ऑप्शन ही नहीं है। एंड स्टीराइल वर्कर भी ये आया होती हैं, ये दूसरों के बच्चों को रखती हैं, तो ये बेचारियाँ भी बच्चे नहीं कर सकती। तो इन शॉर्ट इनमें तो रिप्रोडक्शन ऑप्शन ही नहीं है। राहुल गांधी बच्चे नहीं है, मोदी जी बच्चे नहीं है, तो भाई ये जिंदा नहीं है क्या, है ना। तो फिर तो रिप्रोडक्शन को मैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकती, क्योंकि बेटा इसमें तो एक्सेप्शन भी आ गया, और अगर रिप्रोडक्शन ना भी करो तो भी अपन जिंदा रह सकते हैं, तो ये लिविंग की प्रॉपर्टी तो नहीं कह सकते अपन इसको। अब तीसरी प्रॉपर्टी आती है मेटाबॉलिज्म। सुनो, जितना भी टोटल जितनी भी केमिकल रिएक्शन तुम्हारी बॉडी में हो रही है ना, सबको मिला के क्या बोल दो, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें होती हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। सी से कट याद रखो, अगर कोई बड़ी सी चीज़ हमारी बॉडी में टूट के कुछ नए प्रोडक्ट्स बना रही है, कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म को याद रखो तुम, ए से एडिशन, यानी कि कुछ चीज़ें जुड़ के अगर कोई नई चीज़ बना रही है तो वो एनाबॉलिज्म है। अब फोटोसिंथेसिस को मैं क्या कहूँ, इसमें मैं ग्लूकोज बना रही हूँ तो मैं इसको क्या बोलूँगी, एनाबॉलिज्म। रेस्पिरेशन को क्या बोलूँ, ग्लूकोज टूट रहा है, कुछ नई चीज़ें बना रहा है, तो ये भाई कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है। तो अब मैं तुमसे पूछूँ इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहोगे, तुम बोलोगे होए जी हाँ ये तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। पर बेटा रुको ज़रा, सब्र करो, रिएक्शन के लिए एक मस्त एनसीईआरटी ने लाइन दी है, सुनो। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। बोले तो मैं लैब में काम करती हूँ, और लैब में काम करते वक्त मैंने तुम्हारी बॉडी की कोई मस्त सी मेटाबॉलिक रिएक्शन उठाई और मैंने लैब में करवा दी। लो जी, अब बोलो क्या बोलोगे तुम। तो तुम्हारा दिमाग चकरा गया यार, मेरी बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शन मेरी बॉडी से बाहर यानी कि सेल फ्री इन्वायरमेंट में करा दी, ऐसा कैसे, अब क्या बोलूँ। ध्यान से सुनो,
ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शन को जो मैं लैब में करा रही हूँ, इन विट्रो बोले तो लैब में करा रही हूँ, इसको मैं लिविंग कहूँ कि नॉन लिविंग। पहली बात, मैं नॉन लिविंग तो नहीं कह सकती क्योंकि ये लिविंग रिएक्शन है, पर मैं लिविंग भी नहीं कह सकती क्योंकि एक रिएक्शन से कोई पूरा ऑर्गेनिज्म तो नहीं बन सकता। तो सिंपली एनसीईआरटी कह रही है भाई ऐसा है, कन्फ्यूज़ या हो मत, तुम इसको लिविंग रिएक्शन कह दो, लो जाओ। अब नेक्स्ट बात आती है, मेटाबॉलिज्म को क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहूँ? जी हाँ, क्योंकि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना मेटाबॉलिज्म के नहीं चल सकता, तो दिस इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। एक और छोटी सी बात, जब भी तुम स्टार्टिंग से बायो पढ़ते आए हो, तुमने बोला भाई सेल बहुत ज़रूरी है, तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का बहुत ज़रूरी है, तो ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं एक और आखिरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पे, कॉन्शियसनेस। तुम डिसाइड करना है कौन सी प्रॉपर्टी है। देखो हमारे आसपास बहुत सारे स्टिमुलस हैं। स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसको लेके तुम रिस्पॉन्स दो। अब वो फिजिकल भी हो सकती है जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर, कोई केमिकल भी हो सकता है, पोल्यूटेंट। लो जी, अस्थमेटिक लोग पोल्यूटेंट को लेकर रिएक्शन दिखाने लग गए बॉडी में। कोई बायोलॉजिकल, जैसे कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म को लेकर हम कुछ रिस्पॉन्स देने लग गए। तो इन शॉर्ट तुमने स्टिमुलस को सेंस किया एंड उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया। तो भाई ये तो प्रोकैरियोटिक भाई लोग भी करते हैं और ये तो अपन यूकैरियोटिक भाई लोग भी करते हैं। तो अब तुम कहोगे ये तो मैडम जी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। जैसे कि फोटो पीरियोडिज्म तुमने पढ़ा था, कभी ना कभी तो पढ़ा होगा। जैसे फ्लावरिंग है प्लांट में, लाइट के बेसिस पे फ्लावरिंग हो रही है, इसे फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। तो फोटो पीरियोडिज्म रिप्रोडक्शन अफेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट प्लांट में और एनिमल दोनों में दिखता है ये फीचर, जिसे हम सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। तो अब तुम बताओ मैं इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहूँ या नहीं? तुम कहोगे हाँ बिल्कुल कहो, क्योंकि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस वाला फैक्टर स्किप नहीं कर सकता। तो तुम कहोगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह दो, पर मैं कह रही हूँ रुको जरा, दो बातें सुनो। एक कोमा पेशेंट याद आ रहा है मुझे, जिसका दिमाग डेड हो चुका है एंड वो बॉडी से जिंदा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको मैंने वेंटिलेटर मशीन से जोड़ रखा है। जिस दिन प्लग बंद करो भाई साहब भगवान को प्यारे हो जाएंगे। अब बोलो क्या बोलोगे तुम इसको? तुम कह रहे हो यार ये तो अजीब चक्कर है, बट बेटा ये टेक्नोलॉजी का चक्कर है। हम ना इंसानों ने टेक्नोलॉजी बना दी, ये तो कुछ अलग फैक्टर हो गया। तो इसको तुम स्किप कर सकते हो क्योंकि ये एक्चुअल नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है। दूसरी चीज़, ह्यूमन जो है ना भाई, एकदम मस्त वाले सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करते हैं। बोले तो सेल्फ अवेयरनेस कहने का मतलब है, तुम बाकी देख लो यार, कुत्ते का काम क्या है? बेचारा रोटी ढूंढेगा, बच्चे करेगा, घर ढूंढेगा, रह लेगा। पर हम सेल्फ कॉन्शियस हैं। देखो हमारे आसपास, देखो इंसान ने क्या क्या डेवलप कर दिया। तो हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस है कि हम क्यों हैं और क्या करने आए हैं। तो इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ यार, मुझे तो अभी तक कोई एक्सेप्शन नहीं दिखा। तो कॉन्शियसनेस तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। एंड यू नो, ह्यूमंस में हाईएस्ट डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, ऐसा और किसी में नहीं देखी जा रही दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो मैं कह सकती हूँ कि जो अपने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से ग्रोथ खाली एक्सट्रिंसिक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, इंट्रिंसिक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। रिप्रोडक्शन तो भाई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब एनसीईआरटी एक मज़ेदार लाइन बोलती है, बोल रही है भाई, एनसीईआरटी की लाइन में इसको तुम्हें मतलब समझाते हैं। देखो क्या बोल रही है, प्रॉपर्टी ऑफ अ टिश्यू इज़ नॉट प्रेजेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। मतलब है, इमेजिन करो भाई, कुछ भी इमेजिन करो, जैसे तुम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। साइंस में तुम्हें 3 बंदे पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। बायो वाला अलग पढ़ाता है, केमिस्ट्री वाला अलग पढ़ाता है और फिजिक्स वाला अलग पढ़ाता है। पर क्या ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इंडिविजुअल लेवल पे साइंस बन गए क्या? नहीं, तुमने जोड़ा तो साइंस बन गए। यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे तो ये अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही है। जब तीनों को जोड़ दोगे तो साइंस बन जाएगा। यही तो कह रही है एनसीईआरटी। प्रॉपर्टी ऑफ अ टिश्यू, भाई टिश्यू किससे बनती है? खूब सारी सेल से। तो ये कह रहा है कि जो टिश्यू में प्रॉपर्टी है वो भाई सेल्स में नहीं है। जब तक वो सेल्स जुड़ेंगी नहीं तब तक वो टिश्यू वाली प्रॉपर्टी नहीं ला पाएंगी। बट अराइज इज ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। तो यही तो बोल रहा है वो, समझ आई बात? सिमिलरली मैं कह सकती हूँ कि सेल ऑर्गेनल की एक प्रॉपर्टी है, बट सेल ऑर्गेनल के अंदर की प्रॉपर्टी उसके मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के कारण है। पर ऐसा नहीं कह सकते कि मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही सब कुछ हैं, ये प्रॉपर्टी उन्हीं की है। ना जी ना, वो सब इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद उनमें वो प्रॉपर्टी सेल ऑर्गेनल वाली आई है। आई होप तुम्हें ये लाइन भी क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी। भाई कहने का मतलब है जितना भी नंबर और अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारी धरती पे हैं, वो सब बायोडाइवर्सिटी हैं, तुम्हें इंक्लूड करके। अराउंड हम मानते हैं 1.7 से 1.8 मिलियन हम डिस्कवर कर चुके हैं। बहुत सारे डिस्कवर करने बाकी हैं। इनफैक्ट जब तक हम डिस्कवर करेंगे आधे से ज़्यादा बेचारे तो मर भी जाएंगे। ठीक, अब इतने सारों को याद तो नहीं किया जा सकता, सो देयर इज़ अ नीड ऑफ
क्लासिफिकेशन। अब देखो, खाली क्लासिफिकेशन की बात करें, हम उन्हें ना प्रॉपर कैटेगरी वाइज जमा रहे हैं, तो उस स्टडी को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी भाई दो टाइप का है, ध्यान से सुनना। एक है क्लासिकल टेक्सोनॉमी, दूसरा है मॉडर्न टेक्सोनॉमी। मतलब जैसे सपोज मैंने कोई ऑर्गेनिज्म देखा, ये लो जी, ये मैंने कोई ऑर्गेनिज्म देखा और इसके बाहर के एक्सटर्नल फीचर देख के मैंने बोल दिया हो बेटा तू तो ऐसे क्लासीफाई हो जाएगा। तो खाली एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे थी हमारी क्लासिकल टेक्सोनॉमी। लेटर ऑन हमें रियलाइज़ हुआ यार खाली बाहर से देख के थोड़ी होता है यार, बाहर से भी देखो, अंदर का स्ट्रक्चर भी देखो, सेल को भी देखो, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है इस ऑर्गेनिज्म का, उस पूरे प्रोसेस को ट्रैक करो, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ये कैसे इन्वायरमेंट में रहता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, ये सब बातें ज़रूरी हैं। क्या क्या? एक्सटर्नल, इंटरनल, सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। आज की मॉडर्न टेक्सोनॉमी इन सब बातों से डील करती है। अब टेक्सोनॉमी की मैं क्या स्टेप बोल सकती हूँ, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले देखो यार, तुम्हें कुछ भी चीज़ मिले ना तो तुम उसके सारे कैरेक्टर्स को अकाउंट कर लो। इस स्टेप को हम बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन। सारे कैरेक्टर्स लिख लो, नोट कर लो। दूसरी चीज़ आइडेंटिफिकेशन। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल, मैं कहीं पार्क में गई थी, मुझे कुछ ये ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म मिला, तो भाई पहली चीज़ तो मैंने इसके सारे कैरेक्टर्स लिख लिए, कैरेक्टराइजेशन। दूसरी चीज़ मैंने बाकियों से कंपेयर किया, यार ये डेटा और किस ऑर्गेनिज्म में, मुझे पता चला यार ये तो मुझे ना एक चूहे जैसे ऑर्गेनिज्म से मैच करता हुआ लग रहा है, तो मैंने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन किया। नेक्स्ट आता है तीसरा, मैंने इसको क्लासीफाई कर दिया, यार चूहा किस में आता है, अच्छा जी एनिमल किंगडम में आता है, ठीक है जी इसको भी एनिमल किंगडम में लिया, तो मैंने इसको क्या करा, क्लासीफाई कर दिया। एंड फोर्थ, नाम देने का हक तो मुझे ये है, तो नॉमेनक्लेचर क्या करना है, नेमिंग करना, कोई स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम देना। तो पहले आप कैरेक्टराइजेशन में कैरेक्टर्स लिख लोगे, सेकेंड तुम आइडेंटिफाई करोगे आसपास के जितने दूसरे जाने पहचाने ऑर्गेनिज्म हैं उनसे, तीसरा तुम क्या करने वाले हो, उसको क्लासीफाई कर दोगे, एंड द फोर्थ वन इज नामकरण कर देंगे। अब भाई एक ब्रांच ऑफ साइंस है सिस्टमैटिक्स। क्या हुआ, इंसानों को ना बहुत जानने की इच्छा थी यार, पहले क्या थे अब क्या है, इन शॉर्ट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जानने की हमेशा से इच्छा रही है। तो हमने टेक्सोनॉमी को एवोल्यूशन के साथ क्लब कर दिया। कहने का मतलब है एक तरफ एक ऑर्गेनिज्म को आप पढ़ रहे हो, उसकी डाइवर्सिटी को पढ़ रहे हो, साथ में यार जरा सी तो एक्स्ट्रा चीज़ पढ़नी, एवोल्यूशन को जोड़ दो, यानी कि फाइलोजेनी को जोड़ दो। तो टेक्सोनॉमी बोले तो ऑर्गेनिज्म को पढ़ना और डाइवर्सिटी पढ़ना, फाइलोजेनी बोले तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पढ़ना, और जब तुमने क्लब करके साथ में ब्रांच पढ़ रहे हो तो उसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। तो ये जो सिस्टमैटिक्स है ना, ये एक लैटिन वर्ड से आई है, सिस्टेमा, और इसको पहली बार यूज़ किया था कैरलस लीनियस साहब ने, एंड इनने एक बुक थी सिस्टेमा नेचुरी, इसके अंदर बहुत मस्त तरीके से इस बात को बताया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉमेनक्लेचर। देखो भाई नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण करना क्यों ज़रूरी पड़ा। भाई इमेजिन करो तुम्हारे यहाँ पे आसपास कोई एक चिड़िया घूम रही है, तुम्हारे यहाँ पर तुम उसको चूचू चिड़िया बोल रहे हो, मेरे यहाँ पर उसको चुगली बोल रहे हैं, पता चले फ़ॉरेन में उसको स्पैरो बोल रहे हैं, फ्रांस में उसको कुछ और बोल रहे होंगे। अब इमेजिन करो अपन 4 लोग एक दिन मिले और मैं तुम्हें बता रही हूँ यार हमारे यहाँ पे ना चूचू चिड़िया है, तुम बताओगे यार हमारे यहाँ पर भी कुछ चूचू है, और वो बोलेगा यार हमारे यहाँ पे ऐसे कैरेक्टर्स जो स्पैरो के हैं, फ्रांस वाला बोलेगा हमारे यहाँ पे तो इसके कैरेक्टर भी ऐसे। तो मतलब अपन चारों एक ही के बारे में बात करें, पर हमें पता नहीं कि हम चारों एक्चुअली में एक के बारे में बात करें, हम उसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म समझ रहे हैं। तो इमेजिन करो ऐसे यार दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट कभी एक दूसरे से एक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो कुछ कॉमन नाम हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। तो साइंटिस्ट भाई लोगों ने डिस्कस किया कि यार नॉमेनक्लेचर ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वर्नैकुलर, लोकल या रीजनल नेम है ना, ये हमारे सब जगह के अलग अलग हैं, तो हम कभी भी एक दूसरे के बारे में, मतलब इन शॉर्ट एक दूसरे के जानवरों के बारे में पता ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा, एक प्रॉपर साइंटिफिक नेम दो, और साइंटिफिक नेम देने का भी एक प्रॉपर तरीका होगा, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसको कैरलस लीनियस ने दिया। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को मैं रूल्स के साथ बताती हूँ। आओ, पहला रूल जो है, इसके कुछ रूल्स हैं। पहला सुनो, कोई भी बायोलॉजिकल नेम ना सिर्फ और सिर्फ लैटिन भाषा में ही हो सकता है, और अगर लैटिन भाषा में नहीं है ना तो भाई इसको लैटिनाइज करो। ऐसा क्यों? क्योंकि लैटिन भाषा एक डेड भाषा है, जो चीज़ डेड है ना उसमें चेंजेस नहीं आ सकते कभी, तो इसलिए बायोलॉजिकल नेम लैटिन में दिए जाते हैं। सेकेंड चीज़, पहला वर्ड हमेशा क्या होगा, जीनस होगा, और दूसरा वर्ड जो होगा ना वो हमेशा स्पेसिफिक एपिथेट होगा। ठीक। तीसरा रूल ये है कि जो जीनस का पहला अल्फ़ाबेट है ना वो हमेशा कैपिटल होगा, और जो हमारा स्पेसिफिक एपिथेट है उसका पहला अल्फ़ाबेट हमेशा स्मॉल होगा। ठीक। तीसरी चीज़, अगर तुम इसे
लिख रहे हो अपने हाथ से तो भाई हमेशा इसको ऐसे अंडरलाइन करने का, ठीक। अगर तुम प्रिंट कराने जा रहे हो, भाई अमीर आदमी हो, कंप्यूटर से प्रिंट करा रहे हो, तो हमेशा इटैलिक्स में करवाना है। ये इसका लैटिन ओरिजिन दिखाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई, जिसने नाम दिया है, जिस ऑथर ने इसका नाम दिया है, उसकी इज्जत में तुम उसका नाम लिखना चाहो तो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद एब्रीवेटेड फॉर्म में, जैसे कि लीनियस ने दिया था मैंगो का, मैंगीफेरा इंडिका, तो अपन ने लिख दिया लिन, यानी कि इसका रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लीनियस ने दिया। तो ये कुछ अपने कॉमन क्या होते हैं, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब बेटा कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, यानी कि कौन किसका नाम देगा ना, हमने तो ये भी सेट कर दिया कि भाई प्लांट आया तो ये तुम लोग सेट करोगे, एनिमल आया तो ये तुम लोग सेट करोगे। जैसे कि अगर कोई एनिमल है तो उसको अगर प्रॉपर नेमिंग करनी है तो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, ICZN, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और अगर कोई प्लांट भाई आया नया, उसका नॉमेनक्लेचर करना है तो सिर्फ कौन कर सकता है, ICBN, बोले तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। प्लीज़ याद रखना, जूलॉजिकल में ऑफ है, बोटानिकल में फॉर है। ये बाकी सारे एक्स्ट्रा हैं, तुम अपनी PDF से रीड कर लेना एक बार। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब बेटा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है, देखो क्लासिफिकेशन जो आप कह रहे हो ना, ये कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। बोले तो ऐसा नहीं, आज से मुझे वो चूहा मिला था, मैंने बोल दिया ले बेटा जा, तो चूहे जैसा है तो तू एनिमल किंगडम में आ गया, ठीक। मुझे उसको कई स्टेप्स में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसको लेवल बनाना पड़ेगा कि अगर आगे जाके कोई उसे पढ़े तो वो उसे बाकी एनिमल्स से कंपेयर करता हुआ प्रॉपर पढ़ पाए। तो यहाँ पर क्या बन जाएंगी, हायरार्की ऑफ स्टेप्स। और बेटा हर एक स्टेप जिसमें मैं इसे फर्दर कैटेगराइज करूँगी उसको मैं चाहे तो रैंक बोल सकती हूँ या कैटेगरी बोल सकती हूँ, क्योंकि हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हम इसे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोल देते हैं। और हर एक कैटेगरी आगे जाके एक हायरार्की बनाएगी। वो कैसे, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। देखो देखो हमने क्या किया, ये जो टेक्सोनॉमिक हायरार्की है ना, इसके लिए एक बहुत प्यारी सी ट्रिक बना दी। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। ये तुम ऐसे याद कर लोगे, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। बोले तो अपने घर के बाथरूम के पॉट को साफ रखो वरना फैमिली बीमार पड़ जाएगी। तो के से क्या आ जाएगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। भाई फाइलम हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल के केस में यूज़ कर सकते हैं और डिवीजन वर्ड हम प्लांट के केस में यूज़ करते हैं। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम है और सबसे लोएस्ट कैटेगरी अपनी स्पीशीज़ है। और जैसे नीचे स्पीशीज़ से तुम ऊपर की तरफ जाओगे ना, तो तुम हायर कैटेगरी की तरफ जा रहे हो। तो जब आप स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जा रहे हो तो स्पीशीज़ लेवल पे आपको बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर मिलेंगे, जनरल कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा, मतलब इन शॉर्ट आपको कॉमन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे स्पीशीज़ पे। पर जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे ना, तो बेटा कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक। दूसरी जनरल कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे। ये जो तुम्हें मैं दो बातें बोल रही हूँ, ये एक एग्जाम्पल से मस्त समझ आएंगी, सुनना। फिर मैं बोल रही हूँ स्पीशीज़ लेवल पे सारे एक जैसे, जैसे ह्यूमन स्पीशीज़ हम सब एक जैसे हैं, तो हमारे अंदर काफ़ी स्पेसिफिसिटी है। पर अगर मैं तुम्हें बोलूँ ह्यूमन एंड चिंपैंजी या ह्यूमन एंड मंकी, लो जी ह्यूमन एंड माउस, हम भी एक कैटेगरी में आते हैं एक दूसरे के साथ, तो स्पेसिफिसिटी क्या हो गई, कम हो गई। आगे आओ, जैसे जैसे बेटा तुम नीचे से ऊपर जाते जाओगे ना, क्लासिफिकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल आसान से 4 पॉइंट हैं, नीचे रहोगे तो कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, ऊपर जाओगे तो जनरल कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। नीचे रहोगे तो स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है पर ऊपर जाने पे वो स्पेसिफिसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। एंड ऊपर जाते जाते क्लासिफिकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सोचो, इंसान और चूहा, इंसान और वेल, हम इंसान और इनफैक्ट अमीबा, ना अमीबा तो ज़्यादा हो गया, इंसान और इंसेक्ट, हम सब भी एक कहीं ना कहीं आगे जाके एक जगह पे क्लासिफाई होंगे। सो ये कहलाती है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। अब बेटा 2 वर्ड आते हैं, टेक्सॉन एंड कैटेगरी। देखो सुनो, हम जनरली इनको नॉर्मली एक दूसरे को रिप्लेस करने के लिए बोल सकते हैं, बट ध्यान से बोलना प्रॉपर्ली टेक्सॉन वर्ड कब यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हारे सामने डॉग लिखा, तो डॉग को देखकर, मतलब सुन के तुम्हारे दिमाग में कुछ फीचर्स आ रहे होंगे, एंड इनफैक्ट तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है, तो तुम्हारे दिमाग में कोई रैंक या पोजीशन भी आ रही होगी क्लासिफिकेशन कि यार डॉग जो है वो एनिमल किंगडम में जाएगा, डॉग एक स्पीशीज़ है, डॉग वुल्फ और जैकॉल वगैरह से मिलता जुलता है। तो तुम्हारे दिमाग में सारी पंचायती आ रही है ना, तो तुम डॉग वर्ड के लिए टेक्सॉन यूज़ कर सकते हो, ठीक। पर अगर तुम्हें कोई सिंपली वर्ड दे दिया, जैसे मैंने लिख दिया फाइलम, क्या फाइलम पढ़ के तुम्हारे दिमाग में कुछ भी पिक्चर बन रही है, एकदम ब्लैंक हो तुम,
क्लास, किंगडम बोलने से कोई पिक्चर नहीं बन रही। तो ऐसी चीज़ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कैटेगरी। चलो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे तुम्हारे सामने आया डॉग, तो डॉग भाई क्या है, टेक्सॉन। मैमल क्या है, मैमल से रिलेटेड तुम्हें फीचर आ रहे हैं, हाँ जी, मेमोरी ग्लैंड होते हैं, बाल होते हैं, वीवी पैरस होते हैं, तो लो जी ये भी टेक्सॉन है। इंसेक्ट आ रहे हैं कैटेगरीज में कुछ दिमाग में, बिल्कुल टेक्सॉन। फाइलम वर्ड सुनते मेरे दिमाग में कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर या कुछ दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा, तो ये क्या आ जाएगा, कैटेगरी। तो आई होप तुम ये एग्जाम्पल समझे कब तुम्हें टेक्सॉन और कब तुम्हें कैटेगरी यूज़ करना है। ये तुम्हारे सामने एक टेबल है, इसके क्वेश्चन, इसके जो ऑप्शन है, इसका जो आंसर है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब जो हायरार्की है उसको हम क्विकली फटाफट सम अप करते हैं। सबसे पहले नीचे लेवल पे आते हैं स्पीशीज़। भाई बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, सबसे छोटी रैंक यानी कि सबसे छोटी अपने जो दी है स्टार्टिंग में वो स्पीशीज़ है। क्या बोलेंगे इसको, कैटेगरी, क्योंकि स्पीशीज़ से रिलेटेड मुझे अभी कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, तो टेक्सॉन नहीं, कैटेगरी बोलना है। बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट लगता है जो कि अर्नस्ट मेयर ने दिया था। इनने कहा कि भाई जो भी लोग बाग हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिख रहे हैं, एक दूसरे के साथ ब्रीड करके बच्चे कर सकते हैं, और भाई इनके बच्चे फर्टाइल हों तभी तुम इन्हें एक स्पीशीज़ में बोल सकते हो। जैसे कि एक इंसान दिख भी बाहर से सेम रहे, इंटरब्रीड भी कर सकते हैं, और इनके जो बच्चे होते हैं वो भी फर्टाइल होते हैं। तो भाई जैसे होमोसेपियंस ह्यूमन एग्जाम्पल है, मैंगीफेरा इंडिका मैंगो एग्जाम्पल है, पेंथेरा लियो लायन एग्जाम्पल है। तो ये सारी एक एक स्पीशीज़ है। अभी ऐसी सी ही मिलती जुलती रिलेटेड स्पीशीज़ को अगर मैं साथ में रख दूँ तो वो जीनस बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल लो शेर वर्ड में काम चल जाता है, चाहे लायन की बात करो, चाहे लेपर्ड की बात करो, चाहे टाइगर की बात करो। तो जैसे एक शब्द में काम चल रहा है वैसे एक जीनस में रख दो इन सबको, और जीनस हमारा क्या हो जाता है, पेंथेरा। अब सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लो, सोलेनम में आपका जैसे ब्रिंजल है तो अपना नाम हो जाता है सोलेनम मेलॉन्जिना। फिर नेक्स्ट सोलेनम नाइग्रम जिसके अंदर अपना मकोई आ जाता है, ब्लैक नाइट शेड, एंड सोलेनम ट्यूबरोसम पटाटो। तो भाई तीनों के अंदर हमने क्या कॉमन पाया, जीनस कॉमन पाया। अब इमेजिन करो बिल्ली, तो बिल्ली की अपने जीनस अपन ने क्या डाल रखी है, फेलिस, ये याद कर लो। डॉग की क्या है, कैनिस। अब आइए फैमिली पे, भाई रिलेटेड जितने भी जीनस है ना सबको उठा के एक फैमिली में डाल दो, तो रिलेटेड जेनेरा किस में आ जाएंगे, फैमिली में। अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा होगी स्पीशीज़ में, धीरे धीरे जीनस में कम होती जाएगी, एंड फैमिली में कंपैरेटिवली और कम मिलेगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि भाई प्लांट फैमिली जो है ना वो किस बेसिस पे अपन रखते हैं, हम बेसिकली वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है प्यारा सा, हमारे पास एक फैमिली है सोलोनेशिया। भाई इसके अंदर हम मॉर्फोलॉजी में वैसे भी पढ़ेंगे, 3 एग्जाम्पल आते हैं, सोलनम, पिटूनिया, धतूरा। तो अब आप ये तो मान पा रहे हो कि फैमिली लेवल पे आके कंपैरेटिवली थोड़ी सी सिमिलैरिटी और कम होती जा रही है। इधर एनिमल में देखो फैमिली क्या है, फेलिडे। भाई हम कहते हैं बिल्ली मौसी है, तो ये लो फेलिस कैट, और ये पेंथेरा अपने टाइगर भाई लोग, इनकी फैमिली बन गई है। तो इस तरीके से एक डॉग की फैमिली भी है कैनिडे, जिसके अंदर ये वुल्फ, जैकॉल वगैरह ये सब इस फैमिली में आ जाती हैं अलॉन्ग विद डॉग। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके सफिक्स पे, पीछे क्या आ रहा है। भाई एनिमल है ना तो इडे आ जाएगा, जैसे होमोनिडे आता है ना तो इसमें इडे वर्ड आता है। प्लांट में एशिया आ जाता है, जैसे कि एनाकार्डेशिया, पोएशिया, तो आ गया ना पीछे एशिया। तो ये दोनों सफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। अब भाई आता है ऑर्डर। जो फैमिली है ना, ग्रुप ऑफ फैमिलीज़, उनको साथ में अगर तुम रख रहे हो तो किस में आ जाएंगे, ऑर्डर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है किसके बेसिस पे, एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स के बेसिस पे, यानी कि अब थोड़ा और हमें सिमिलैरिटी लेवल अब जा रहा है, बोले तो थोड़ी और कम सिमिलैरिटी मिलेगी। तो सिमिलर कैरेक्टर यहाँ पर आते आते और लेस हो गए। अब यार मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एग्जाम्पल याद करना है, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है जिसके अंदर हमारी 2 फैमिली आती हैं, सोलोनेशिया एंड कॉन्वल्व्यूलेशिया। ये किसके बेसिस पे हैं, फ्लोरल कैरेक्टर पे, ये कॉमन क्वेश्चन आता है। एंड एनिमल के केस में हमारे पास ऑर्डर है कार्निवोरा, इसमें किसको डाल दिया, भाई बिल्ली भाई लोग फेलिडे एंड डॉग भाई लोग कैनिडे, इनको मिला के हमने, क्योंकि ये थोड़ा हमें कार्निवोरस वगैरह फैक्टर दिखे तो हमने इनको ऑर्डर में डाल दिया कार्निवोरा। इसके सफिक्स हालांकि थोड़े से लाइक आपको डेविएशन मिल सकता है, बट इसका याद रख लो सफिक्स। प्लांट के केस में एल्स आता है जैसे कि सैपिनडेल्स, और एनिमल में ए आ रहा है ना यार, कार्निवोरा, बट इसके अपार्ट भी हमें मिल सकते हैं सफिक्स, ओके। तो अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्लास।
भाई अब तो सिंपल है, तुम भी समझ गए। रिलेटेड ऑर्डर्स जो हैं उनको उठा के किस में डाल दो, क्लास। जैसे कि हमारे पास एक क्लास है मेमेलिया, भाई जिनके बाल होते हैं बॉडी पे, मेमेरी ग्लैंड्स होते हैं और विविपेरस बच्चा देते हैं, इन सब के लिए हमने बना दिया मेमेलिया। अब तुम इमेजिन करना प्राइमेटा जिसके अंदर गोरिल्ला, गिबॉन, मंकी, ह्यूमन, कितने अलग लग रहे हैं भाई कार्निवोरा से। कैसे? डॉग, कैट, टाइगर। तुम इमेजिन करो तुम और कुत्ता एक ही क्लास में आ रहे हो, लग रहे हैं ना कितने डिफरेंट, पर हैं यार साथ में। हमारे अंदर कॉमन कैरेक्टर काफ़ी कम है। इधर अपन प्लांट में ले लें एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्लास आती है मोनोकॉट, डाइकॉट। तुम्हें पता है इन दोनों में भी कंपैरेटिवली काफ़ी डिफरेंस आता है, बट बहुत कम कैरेक्टर्स कॉमन में भी हैं। तो एनिमल किंगडम में ये फाइलम होता है। अगर मैं प्लांट्स के बारे में बात कर रही हूँ, अगर मैं प्लांट किंगडम को फर्दर डिवाइड करूँगी तो डिवीजन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लांट के लिए डिवीजन एंड एनिमल के लिए फाइलम। अब ये सारे के सारे हमारे पास फाइलम आ रहे हैं भाई, कितने आसान से ट्रिक से तुम्हें याद रखना है। पुलिस, कॉट, कपल, अंडर, पाम, पाम ट्री होता है ना, बड़ा सा पाम ट्री, एंड देन इंग्लैंड, हिट, सेंचुरी। अब ये क्या मतलब है, मेरी बात सुनना, बहुत प्यारी सी ट्रिक है भाई। पुलिस पी से करना है पॉरीफेरा, कॉट से निडेरिया, कपल से करना है टीनोफोरा, पाम से डायरेक्ट आ रही है प्लेटेहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। अब यार कपल, अगर पुलिस पकड़ेगी कपल को पाम ट्री के नीचे ऐसे पकड़े जा रहे हैं तो भाई घर जाके पिटेंगे। तो इंग्लैंड, हिट, सेंचुरी, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो अभी जब तुम ऊपर पढ़ रहे थे ना मेमेलिया, याद रखना कॉर्डेटा आपका एक फाइलम है जिसके अंदर तुम्हें याद रखना है परम, जिसमें से परम का मतलब क्या है, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल। अब आ जाओ डिवीजन जो प्लांट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये तो सब बच्चा बच्चा जानता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, कोई ट्रिक रिक्वायर्ड नहीं, सबके दिमाग में होता है ना। ये जो कॉर्डेटा अभी तुमने देखा ना भाई, कॉर्डेटा किस बेसिस पे अपन ने इसको परम में डिवाइड किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें परम कैसे आया, क्लास ये जो है ये कैसे आई, 4 इंपॉर्टेंट बेसिस है इनमें। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, फेरेंजियल गिल स्लिट होती है, नोटोकॉर्ड होती है एंड पोस्ट एनल टेल होती है। ये आप चारों फैक्टर्स को डिटेल में पढ़ते हो चैप्टर एनिमल किंगडम में। अब आ जाओ एंजियोस्पर्म, तुम्हें पता है यार मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अभी आता है सबसे बड़ा लेवल, किंगडम लेवल। इसके अंदर आपका सारा फाइलम या डिवीजन जो भी तुम बोल रहे हो सब इसके अंदर आएगा। अभी हम मानते हैं RH विक्टेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें आपके कौन से किंगडम आते हैं, मोनेरा बैक्टीरिया वाले लोग, प्रोटिस्टा जिसमें अपने ये अमीबा, युग्लिना वगैरह आ जाते हैं, फंजाई भाई लोग, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो ये हो गया अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये प्यारी सी टेबल दे रखी है हमारी NCERT ने, जिसको याद करने के लिए हमने एक प्यारी सी ट्रिक भी बना रखी है। देखो सबसे पहली बात तो याद रखना है, देखो इस टेबल में ना 4 ऑर्गेनिज्म है, 4 में से 2 एनिमल है, 2 प्लांट है। पहली बात तो खत्म, तो ये 2 एनिमल 2 प्लांट। अब इसके लिए प्यारी ट्रिक क्या है, ह्यूमन के लिए हमें याद रखना है, हम सब हमारे प्यार में चले। बोले तो हमें प्यार होता है तो हम अपने प्यार में पागल हो जाते हैं ना। तो हम से होमो, सब से सेपियंस, हमारे से होमोनिडे, प्यार से प्राइमेटा, मे से मेमेलिया एंड चले से कॉर्डेटा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं हाउस फ्लाई। भाई मक्खी बहुत ही सड़ी होती है, घिनौनी सी होती है, तो मक्खी महामूर्ख, दिन भर इन्फेक्शन आए, कैसे याद करना है, मस्का डोमेस्टिका, महा से मस्का, मूर्ख से मस्कीडे, दिन भर से डिफ्टेरा, इन्फेक्शन से इंसेक्टा, आय से आर्थ्रोपोडा। अभी आओ नेक्स्ट मैंगो। भाई इसकी ट्रिक है, आम अनार सपना देखे एंजियोस्पर्म का। भाई आम किंग ऑफ फ्रूट है, अनार हीमोग्लोबिन के लिए ज़रूरी है। तो भाई इतने इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं, इनकी इच्छा होगी ना कि प्लांट किंगडम के सबसे बेस्ट एंजियोस्पर्म में क्लासीफाई हों। तो आम से मैंगीफेरा इंडिका, अनार एनाकार्डिएशिया, सपना सेपिनडेल्स, देखे डाइकॉट, एंजियोस्पर्म का हो गया। चलिए वीट आ जाते हैं। वीट इमेजिन करो मेरे घर पे पार्टियों में तुम्हें इनवाइट करूँ अलॉन्ग विद योर पेरेंट्स। तो ट्रिक है, वहाँ तुम्हारे प्यारे पापा मम्मी आए तो वहाँ से वीट, तुमसे ट्राइटिकम एस्टाइवम, तुम्हारे से ट्राइटिकम, प्यारे से पोएशिया, पापा से पोएल्स, मम्मी मोनोकॉट है और आए एंजियोस्पर्म है। तो याद हो गया भाई। अब आती है एक इंटरेस्टिंग सी टेबल जिसमें अपने सारे प्लांट और एनिमल समअप हो जाएंगे। तो पहली टेबल अपनी प्लांट के लिए, जिसमें अपनी इस चैप्टर से सारे एग्जाम्पल कवर हो रहे हैं। देखो पहली बात, स्पीशीज़ के जो नाम हमें दे रखे हैं, जैसे कि सोलेनम मेलोंजिना, अभी मैंने बताया था ब्रिंजल, सोलेनम लाइग्रम मकोई, सोलेनम ट्यूबरोसम पटाटो, सोलेनम आ रहा है ना, तो भाई इनका जीनस क्या है, सोलेनम। सिमिलरली हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है मैंगीफेरा इंडिका मैंगो, एंड ट्राइटिकम एस्टाइवम क्या हो गया, वीट।
अब इनके जीनस याद कर लो भाई, इसका मैंगीफेरा है, इसका ट्राइटिकम है, तो पहली बात क्लियर हुई। नेक्स्ट हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पल देती है जीनस में कि भाई पिटूनिया, धतूरा और सोलेनम तीनों को हम एक फैमिली में डालते हैं जिसे हम बोल रहे हैं सोलोनेशिया। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें याद करना है। अब नेक्स्ट अपन को याद करना है मैंगीफेरा, अपन को पता है ना, कार्डेशिया, पोएशिया, ये अपन को याद है, ये मैं बार बार रिपीट नहीं करी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें बता रही हूँ। स्वीट पोटैटो हमें सबको पता है, ये एक स्पीशीज़ है। कहीं दूर जाके सोलनेशिया एंड कॉन्वल्व्यूलेशिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर ऑर्डर में आ जाते हैं पॉलीमोनियल्स में, और आगे जाके भाई पॉलीमोनियल्स एंड सेपिंडेल्स डाइकॉट में आ जाते हैं, और आगे जाके डाइकॉट एंड मोनोकॉट एंजियोस्पर्म में आ जाते हैं। तो इस टेबल को एज इट इज़ तुम अपने दिमाग में छाप लो, अपने रजिस्टर में लिख लो एंड टेबल के सामने चिपका लो, तो रोज़ इसे रिवाइज करो, तुम्हें बिल्कुल मस्त आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट टेबल जो है वो एनिमल्स की है। एनिमल्स में जो मेन जो ह्यूमन है और ये अपना मक्खी है, ये तो अपन पूरा डिस्कस कर चुके। इसके अलावा जो हमें कॉमन एग्जाम्पल मिलेंगे, देखो पहली बात पेंथेरा लियो, पेंथेरा टिग्रिस, पेंथेरा पार्डस, अभी मैंने तुम्हें बताया था ये सारे के सारे एक ही जीनस में आ रहे हैं, दैट इज पेंथेरा। आगे जाके मैंने तुम्हें बताया था क्वेश्चन आएगा पेंथेरा और फेलिस, जो दोनों जीनस हैं वो एक ही फैमिली फेलिडे में आ रही हैं। एंड भाइयों डॉग की फैमिली कैनिडे और बिल्लियों की फैमिली फेलिडे आगे जाके ऑर्डर में आ रही है कार्निवोरा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्राइमेटा ऑर्डर, जिसमें अपन लोग आते हैं, एंड कार्निवोरा एक ही क्लास में आते हैं मेमेलिया। तो इस टेबल से इतना इंपॉर्टेंट है और तुम्हें याद करना है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक टेक्सोनॉमिक एड्स पे। देखो इसमें 3 चीज़ें याद करो। अगर आप किसी डेड ऑर्गेनिज्म को रख रहे हो ना, तो भाई वो प्रिजर्वेशन टेक्निक है, जैसे कि हर्बेरियम एंड म्यूजियम, अभी आगे जानेंगे। अगर तुम जिंदा ऑर्गेनिज्म रख रहे हो तो कंजर्वेशन है, जैसे कि बोटानिकल गार्डन एंड जोलॉजिकल गार्डन। और तुम खाली किताबों के पन्नों पे पढ़ रहे हो, लिटरेचर, जैसे कि फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग की। अब इनको डिटेल में देखते हैं। तो पहला आता है हर्बेरियम। देखो क्या करना है, अगर हमें कोई प्लांट मिल रहा है तो डेड प्लांट पार्ट अगर आप लेकर आ रहे हो तो सबसे पहला याद करो DPP, उसको ड्राई करो, फिर एक हर्बेरियम शीट लो, उस पर प्रेस करो और उसको प्रिजर्व कर दो। नेक्स्ट चीज़, जब आप लेकर आए उसको चिपका रहे हो, किस पे चिपकाओगे, उसको तुम हर्बेरियम शीट पे चिपकाओगे, जिसका फिक्स याद कर लो 4129। ठीक, इस पर इन्फॉर्मेशन क्या लिखनी है भाई, कौन सा पौधा लाए हो, पौधे का लोकल नाम, उसका इंग्लिश नाम, उसका साइंटिफिक नाम और उसकी फैमिली क्या है। फिर इज्जत के साथ बंदा जो इसे कलेक्ट करके लाया है, कहाँ से कलेक्ट किया है, प्लेस ऑफ कलेक्शन एंड किस दिन कलेक्ट किया। इसके अलावा कोई डेटा इसमें नहीं आएगा। तो ऐसे शीटों का बंडल हो जाएगा। अब इन शीटों को मैं कलेक्ट करूँगी तो मेरे पास ये स्टोर हाउस हो जाएगा इन प्लांट स्पेसिफिक शीट्स का। अब इन्हें जब मैं जमाऊंगी तो भाई ऐसे तो जमा नहीं दूंगी ना, कैसे तो भी रख दिया, इनको मैं प्रॉपर तरीके से जमाऊंगी। तो किस तरीके से जमाई जाएगी, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक टाइम बाद ये प्रॉपर स्टोर हाउस हो जाएगा जिसको मैं फ्यूचर में यूज़ कर सकती हूँ। अब जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी क्विकली ढूंढ सकती हूँ, इसलिए क्विक रेफरल सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट है म्यूज़ियम। देखो म्यूज़ियम कभी भी जब सेटअप करा जाता है तो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, याद करो तुम्हारे स्कूल में भी तो एक छोटी सी बायोलॉजी म्यूज़ियम थी, तो भाई सेटअप किया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस में किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, प्लांट भी रख सकते हो, एनिमल भी रख सकते हो, ताकि आप उसको आगे जाके स्टडी एंड रेफर कर सकें। अगर प्लांट रख रहे हो तो किसी जार में, जैसे ऐसे जार में प्लांट स्पेसिमेन रख लिया जाता है और उसको एक सोल्यूशन, प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन यानी कि फॉर्मेलिन सोल्यूशन में रख लिया जाता है। इनफैक्ट आप चाहो तो उसे ड्राई स्पेसिमेन की फॉर्म में भी रख सकते हो। एनिमल है तो जार या कंटेनर में भी रख सकते हैं, ड्राई स्पेसिमेन की फॉर्म में भी रख सकते हैं। और अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा सा बर्ड या मैमल है तो अंदर से उसका जितना भी माल मसाला है निकाल दो और स्टफिंग कर दो उसकी और उसको प्रिजर्व कर दो। इनफैक्ट एनिमल के केस में स्केलेटन भी काम आ जाती हैं। बट अगर तुम्हारे पास इंसेक्ट है तो क्या करें, इंसेक्ट का एक बॉक्स लाओ, इंसेक्ट को पकड़ो यानी कि कलेक्ट करो, उसको मार डालो और उसको ऐसे पिन से एकदम मुगल आजम टाइप चिपका दो। तो ये हो गया म्यूज़ियम। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क, जिसमें आप वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ह्यूमन रख रहे हो तो ह्यूमन केयर के अंडर, क्योंकि भाई वाइल्ड एनिमल रहता कहीं और था और तुम लेके कहीं और आ रहे हो, तो कंजर्वेशन को हम बोलते हैं एक्स साइटो कंजर्वेशन। क्या सीख रहे हो आप इससे, भाई मज़ा तो आता ही है घूमने में, साथ के साथ आप क्या खाते हैं जानवर और कैसा बिहेवियर है उनके बारे में ये सीखते हैं। एंड यहाँ पे इंसान कोशिश करता है पूरी की पूरी कंडीशन वैसी की वैसी दे जैसा इस एक्चुअल एनिमल का हैबिटेट था। नेक्स्ट है बोटानिकल गार्डन। भाई बोटानिकल गार्डन में आप लिविंग प्लांट को रखोगे रेफरेंस के लिए,
अब क्या कर रहे हो आप, आइडेंटिफाई करने के लिए रख रहे हो तो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए रखा। जो भी भाई पेड़ पौधा जो भी है उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेबल करनी है, उसका बोटानिकल नेम और उसकी फैमिली क्या है। इसमें भी आप प्लांट को घर से दूर, घर जैसी सेवाएं दे रहे हैं, एक्साइड टू कंजर्वेशन है। क्या क्या नाम याद रखने, 3 नाम याद रखने। रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में, इंडियन बोटानिकल गार्डन कहाँ है, हावड़ा में, एंड नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI कहाँ पे है, लखनऊ में। अब आते हैं कुछ मज़ेदार से लास्ट अपने फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ कैटलॉग। देखो मोनोग्राफ, मोनो वर्ड का मतलब ही होता है वन, तो जब किसी एक टेक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन हो, मोनोग्राफ। कैटलॉग, कैटलॉग तुम देखते हो, तुम कैटलॉग में हमेशा क्या देखते हो, इंडेक्स होता है। किसी का भी कैटलॉग, कार का कैटलॉग देखोगे तो उसमें आपको नेम्स मिल जाएंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे नेम्स ऑफ स्पेसिमेन का इंडेक्स मिल जाता है। अब आता है फ्लोरा एंड मैनुअल, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। देखो दोनों ही पर्टिकुलर एरिया का होता है, याद रखना कि पर्टिकुलर एरिया के लिए फ्लोरा एंड मैनुअल होता है। फ्लोरा में आपको हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की इन्फॉर्मेशन मिलती है, वेयर एज मैनुअल में आप बेसिकली आइडेंटिफिकेशन पर्पस वाले पर्पस रख पाते हो। और फाइनल आती है लास्ट हमारी की। भाई ये एक अगेन एक टेक्सोनॉमिकल एड जो हम प्लांट एंड एनिमल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 अपने पास स्टेटमेंट होते हैं, वो दोनों स्टेटमेंट जो होते हैं ना वो बेसिकली पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी कि दोनों ऑपोजिट होते हैं, इसे हम कपलेट बोलते हैं। इसको हम किस बेसिस पे रखते हैं, सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे। इसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे सपोज करो तुम किसी दुकान पे गए कपड़े लेने, तो कपड़े वाला तुमसे पूछेगा कि भाई तुमको कपड़े कौन सा चाहिए, कैजुअल कपड़ा चाहिए कि पार्टी वेयर चाहिए। तो तुमने इमेजिन करो बोला कि नहीं मुझे पार्टी वेयर चाहिए, तो तुमने एक को कैंसिल किया, एक को एक्सेप्ट किया। ये तो कह रहा है कॉन्ट्रास्टिंग, दोनों देखो अलग अलग है और इसे हम कपलेट बोल सकते हैं। पर इसमें से आप एक को सिलेक्ट करोगे, एक को रिजेक्ट करोगे, और जो भी आप सिलेक्ट करें स्टेटमेंट वो आगे जाके एक लीड बनेगा। तो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया पार्टी वेयर, आगे जाके वो बंदा मुझसे क्या पूछेगा, क्या लेना चाह रहे हो उसके अंदर, इंडो वेस्टर्न लेना चाहोगे कि एकदम घाघरा चोली लेना चाहोगे। तो मैंने बोला नहीं जी मेरे को तो एकदम ना इंडो वेस्टर्न ही चाहिए। तो अगेन मैंने इसको रिजेक्ट किया, एक को सेलेक्ट किया। आगे जाके मुझसे पूछ रहा है पेस्टल कलर लेना चाहोगे या फिर अपने ये चटकीले भटकीले कलर्स लेना चाहोगे। तो मैंने कहा नहीं जी मैं तो पेस्टल कलर लेना चाहूँगी। तो मैंने हर बार 2 स्टेटमेंट थे, कपलेट था, उसमें से एक को सिलेक्ट किया, एक को रिजेक्ट किया। जिसको सिलेक्ट किया वो आगे नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट के लीड था। आई होप तुम्हें समझ आ गया क्या है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि हमेशा एनालिटिकल होती है नेचर में। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेपरेट टेक्सोनॉमिक की बनती है भाई हर कैटेगरी के लिए, फैमिली के लिए, के लिए अलग, तो एंड सो ऑन ऐसे बनता है। तो आई होप तुम्हें की भी समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म होता है। होप तुम्हें चैप्टर समझ आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।